नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं आपको बता दूं पहले एक ही चीज। देखिए, बुक्स में जो सारी चीजें लिखी रहती हैं उन सभी चीजों को ना तो याद करने की जरूरत है, ना तो सभी चीजों को समझने की जरूरत है, ना ही रटने की जरूरत है। क्योंकि अ, हमेशा सारी चीजें नहीं पूछी जाती, और ना ही इंटरव्यू में पूछा जाता है, ना ही मेंस में पूछा जाता है। तो हमें अपने आप को ग्रंथ न लिखकर, अपने आप को ग्रंथ का वेदता क्या बोलते हैं, विद्वान नहीं कहकर, अगर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होंगी। और मैं पिछले भी चैप्टर में मैं बहुत सी चीज़ें आपको लिए कहा कि छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। तो मैं ऐसा ही आगे भी करूँगा। तो ज़्यादा बात करते न करते हुए हम देखते हैं आगे। नागरिकता में अर्थ और महत्व देखते हैं। अर्थ एवं महत्व, जैसे मैं पुस्तक ऑनलाइन मंगाया था, तो इसमें प्रिंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। फिर भी अब हमने अब वापस नहीं किया, क्योंकि हमने दूसरा बुक ले लिया था। तो आगे देखते हैं। अर्थ एवं महत्व। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन से? सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें भी सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। इनकी दो श्रेणियां होती हैं, विदेशी मित्र एवं विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। विदेशी शत्रु वे होते हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, ठीक है। उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। आर्टिकल 22। हम इसे आर्टिकल 22 को थोड़ा ब्रॉडली तरीके देखेंगे, विस्तार रूप में। यहाँ हम जो देख रहे हैं उसे ही अभी देख रहे हैं, ठीक है। संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं। ठीक है, कौन से अधिकार केवल भारत को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? ये आप चीजें पूछी जाती हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी में भी और पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सा केवल भारतीयों को प्राप्त है? अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। अनुच्छेद 16। ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वाक्य स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता केवल अनुच्छेद 19 के तहत भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 29। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 व 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल इन महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और जो ये तो अधिकार सबको प्राप्त, भारतीयों को प्राप्त है। क्या कौन कौन से अधिकार भारत विदेशियों को भी प्राप्त है मौलिक अधिकार में, वो हम देखेंगे जब वो चैप्टर आएगा तब। उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्य भी निर्वहन करना होता है। उदाहरण के लिए कर भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा आदि। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बनता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में राष्ट्रपति आप प्राकृतिक रूप से जन्मे हैं तभी तभी बन सकते हैं,
और नागरिक हैं तभी भारत के नागरिक होने चाहिए आप। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में वही बन सकता है जो केवल जन्म से वहाँ का नागरिक हो। आपने बाद में नागरिकता लेकर अब चाहे तो राष्ट्रपति बन जाए, वहाँ नहीं बन पाएंगे, लेकिन भारत में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हमको उसमें राजनीतिक लफड़े में नहीं पड़ना है। आगे देखते हैं। अब संवैधानिक संवैधानिक उपबंध। देखिए, मैं केवल यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ। ऐसा केवल समझ लीजिए कि पुस्तक की रीडिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है ना। अब समझा के पढ़ाना तो थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा। जब उसकी जरूरत होगी तो वो अपने आप आ जाएगा, हम लेकर आएंगे। संवैधानिक उपबंध। संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में इसमें अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। हम वो क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें ना तो इनके अधिग्रहण एवं ना ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया, जिसका समय समय पर संशोधन किया गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि संविधान में ये व्यवस्था नहीं कि आपको नागरिकता कैसे दी जाएगी, नागरिकता कैसे ली जाएगी, इसका संविधान में कोई लेना देना नहीं है, संविधान में नहीं है। ये संसद के ऊपर निर्भर करता है कि वह समय समय पर कानून बनाए और किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी है, क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना है, वो संसद समय समय पर अपना करती है। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप टेस्ट सीरीजों में भी देखेंगे और परीक्षाएं जो आयोजित होती हैं यूपीएससी पीसीएस के प्रश्नों में भी देखेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत की जो नागरिकता संबंधी उपबंध भारतीय संविधान में किए गए हैं। तो स्टेटमेंट देखने पे एक लाइन में आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा एकदम सही बात है, लेकिन वो स्टेटमेंट गलत है। नागरिकता संबंधी उपबंध जो है संविधान लागू होने के समय जो किया गया वो था, लेकिन जो दिया जाएगा लिया जाएगा वो संसद निर्भर करेगी। इसकी मैं व्याख्या जब पढ़ाऊंगा तो बाद में करूंगा। यहाँ मैं थोड़े से हिंट देकर निकल रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणी के लोग भारत के नागरिक बने। संविधान के अनुसार 4 श्रेणी के लोग भारत के नागरिक बने कब? संविधान निर्माण के उपरांत। ठीक है, अभी आपने मैं जो बात बताया उसका थोड़ा सा आपको विरोधाभास यहाँ पर लगा होगा, लेकिन जब मैं इसे ब्रॉडली तरीके से कवर करूंगा तो आपको बताऊंगा कि विरोधाभास आपको कहाँ लगा और कब ऐसे कब किस प्रश्न को गलत माना जाएगा, कौन से क्या चीज़ लिखी रहेगी तो सही माना जाएगा, तो बाद में देखेंगे हम। मैंने कहा पहले ही बताया तो पहले दूसरे वीडियो में, यह पुस्तक पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है आपके एग्जाम को देखते हुए। ये आज के परिप्रेक्ष्य प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य के आधार पर यह बुक पर्याप्त नहीं है, पहले पर्याप्त थी क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। पहला, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। ये शर्त है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। अनुच्छेद 5। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, मैं पैदा हुआ हूँ और निम्न दो में से कोई एक शर्त पूरी करता हूँ, वह भारत का नागरिक बन सकता है। कौन सी? यदि वह जुलाई 1948 से, ध्यान रखिएगा 1948 से, ये डेट, ये ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत फैक्चुअल प्रश्न यूपीएससी में नहीं पूछा जाता, पीसीएस में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवेशन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो
और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेश किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। आप ये प्रक्रिया याद रखें कि पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक उसे भारत में रहना, भारत में निवास आवश्यक होगा। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, पूछे जाते हैं प्रश्न। एक व्यक्ति जो 1 मार्च, तीसरा, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद, सबसे 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए हों, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उस पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। चलिए, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कूटनीतिक तरीके या पार्षदी प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। ठीक है, यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सके। कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिक की चर्चा करती हैं। पहला, व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। ठीक है, नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं। वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, यह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। ठीक है, स्वेच्छा से अगर वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, वह ऐसे नागरिक बना रह सकता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। ठीक है, इसके लिए विधान का निर्माण करना आवश्यक है। आगे देखते हैं, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955, देखिए ये सब आपको रटने की, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी भी एंगल से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा कि याद रखा जाना चाहिए तो आप उसे याद रख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं याद रखने की जरूरत है आपको। नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या प्रावधान करता है? नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। बस आगे देखते हैं क्या याद रखा जाना चाहिए। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की। क्या? राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की, जो याद रखने की जरूरत नहीं है मूल रूप से। लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। कोई मतलब नहीं निकला याद करने का और पूछा भी नहीं जाएगा। देखते हैं आगे, नागरिकता अर्जन। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समष्टि करने के आधार पर। तो देखते हैं आगे, जन्म से। डेट नहीं रखेंगे आज, क्या कर लेंगे आप हमारा तो बहुत जरूरी नहीं डेट है, याद रख सकेंगे तो आपका नुकसान भी नहीं होगा। तो पीसीएस में हो सकता है पूछ दे, लेकिन यूपीएससी में तो नामुमकिन है, नहीं पूछते ऐसे लोग। अगर एसएससी वगैरह की तैयारी आप कर रहे हो तो उसमें पूछा जा सकता है। तो देखते हैं, भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति
अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। ठीक है। भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। समझ गया बात? इसमें कोई ऐसी बात समझाने लायक नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से देख के बात थोड़ा बैक मार के करेंगे तो इसमें कोई ऐसी समझाने वाली बात नहीं है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर सन 2004 के बाद भारत में हुआ है तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय दोनों, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों या माता या पिता में से उस समय एक माता पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो अथवा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, इसमें भी ऐसी कोई बात समझाने लायक नहीं है जो आपको ना समझ में आई हो। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों एवं सत्र देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, जैसे कि कोई, जैसे मैं किसका एग्जांपल लूं, छोड़ो, एक जनरल ही मान लेते, जैसे मैं यहाँ पर राजनयिक भारत सरकार का हूँ किसी अन्य देश में, रूस में, तो सॉरी मैं उल्टा दे रहा हूँ, जैसे रूस का कोई व्यक्ति भारत में राजनयिक के पद पर है, तो अगर यहाँ से उसके बच्चे पैदा हो जाते तो इसका अर्थ नहीं कि उसे भारत का नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं समझने लायक है जो आपको समझाई जाए। वंश के आधार पर मिलता ही है। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। पिता भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं याद रखने की। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता इससे कोई एक भारत का नागरिक हो। इसे याद रखिएगा, मैंने बहुत जगह इससे पूछते हुए देखा है। 3 दिसंबर सन 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। यहाँ टाइम चेंज कर दी गई। ठीक है, यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय काउंसुलेट है में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। ठीक है, इस प्रकार के बच्चे का भारतीय काउंसुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता की को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चों के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। अगर किसी अन्य देश के नागरिक या देश के पासपोर्ट रहेगा तो नहीं बन पाएंगे भारत के नागरिक। ठीक है, आगे देखते हैं। पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, साथ ही वह किसी अन्य देश का नागरिक भी है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आप एक साथ 2 देश की नागरिकता नहीं लिख सकते भारत के संदर्भ में। ठीक है, जब तक कि वह अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का प्रत्याग वैक्स होने के 6 माह के अंदर नहीं कर देता, एक कंडीशन है। अब देखते हैं पंजीकरण द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नांकित श्रेणियों में से किसी से संबंध हो। नामतक का भारतीय मूल का व्यक्ति
भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक उस ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पंजीकरण होने की मेन कंडीशन ये है कि पंजीकृत आवेदन से वह पूर्व जो है 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। अब बिना ये पूरा किए कंडीशन आप पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता नहीं पा सकते। ठीक है। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। ठीक है। ऐसे लोग भी भारत की नागरिकता पंजीकरण द्वारा पा सकते हैं। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। भारत के नाबालिग बच्चे, भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, मैं थोड़ा कम पड़ गया, आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो या वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारण निवास कर रहा हो। ये बात देखिए, वो जो 7 वर्ष की कंडीशन है, वो 7 वर्ष की कंडीशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और यह कंडीशन अलग है, इससे भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है। दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। आप कंडीशन का मेल एक दूसरे में रिलेट करके पूछ दिया जाएगा तो आपको गड़बड़ाना नहीं चाहिए। आपको ये थोड़ी बात ध्यान में रखनी चाहिए। प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं जहाँ से छात्र को कंफ्यूजन होती है। बाकी अगर सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा तो टफ कंपटीशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता को वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो, वह भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। जिसे भारतीय मूल का और कुछ कंडीशन होती है कि नागरिकता छीनी जा सकती है, कुछ कंडीशन में नागरिकता नहीं छीनी जाती है। तो वह क्या कंडीशन है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। अगर इसमें नहीं दिया रहेगा तभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछा जाता है। ये पुस्तक में बहुत दिन का पढ़ा हूँ तो मैं यहाँ पे वही डिस्कस कर रहा हूँ केवल। अगर इस पुस्तक में नहीं होगा तभी हम उसको, तो क्वेश्चन तो बनेगा ही, तो हमें बताना ही है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भू क्षेत्र के निवासी हों। उपरोक्त सभी श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी होगी। ठीक है। अब देखते हैं प्राकृतिक रूप से, जैसे कि केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो और प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो। ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते, यानी कि जिस देश में भारत के नागरिकों की प्राकृतिक रूप से नागरिकता नहीं दी जाएगी, उस देश के निवासी यहाँ के नागरिकता नहीं पा सकते। तो आगे बढ़ते हैं कि यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। यानी कि अगर यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, जब यहाँ पे स्वीकृति मिल गई तो उस देश की आपको नागरिकता त्यागनी पड़ेगी। आप नागरिकता नहीं त्यागेंगे तो इस देश की नागरिकता कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। आगे देखते हैं। यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए। अब जो महीने या वर्ष की बात है रहने की, आप इनकी सारी कंडीशन को ध्यान रखेंगे, नहीं तो बाद में गलत करेंगे तो मेरे ऊपर कहेंगे गलत बताया था, जबकि मैं पुस्तक तो सीधे बता रहा हूँ। यदि 12 माह की इस अवधि से
14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो, या भारत सरकार की सेवा में हो, या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो। ठीक है, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वह भी भारत का नागरिक बन जाएगा। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। अब चरित्र प्रमाण पत्र तो सबको मिल जाता है। ठीक है, वह संविधान की एक कंडीशन और है, बहुत अच्छी कंडीशन है, वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। छठवां कि उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो, या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो, या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो में प्रवेश या उसे जारी रखे, ऐसे व्यक्ति भी भारत के नागरिक बनेंगे। हालांकि आगे देखते हैं, हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामलों में एक या सभी पर दावा हटा सकती है। यानी कि मेरी मर्जी, मैं नागरिकता दूं या ना दूं, कोई अपनी मर्जी चला सकती है कि मैं इसे नहीं मानूंगा कल से, आज से, तो हटा सकती है शर्त। यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंध हो, इस प्रकार से नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। अब अगला देखते हैं, क्षेत्र समष्टि द्वारा क्षेत्र समाविष्टि द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तरीकों से भारत के नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया। तो क्षेत्र समष्टि होने पर वहाँ के लोग अपने आप आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ के लोग भारत का नागरिक बन जाते हैं। जब भाई भारत में वह क्षेत्र आ गया तो वहाँ के नागरिक भी भारत के होंगे। ये सिंपल सी बात है। अब आगे देखते हैं, असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 असम समझौते विदेशी मुद्दे पर आच्छादित व्यक्तियों की नागरिकता के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान करता है, जिसे आप याद नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आगे जाकर। ए, भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए और जो अपने प्रवेश के बाद से ही साधारणतः असम के निवासी हैं, को 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। आगे देखते हैं, नहीं याद रखेंगे, इसका कोई रिलेवेंट कोई प्रश्न पूछने जाने वाला नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, नहीं याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया और अपने प्रवेश के समय से ही साधारणतः असम का निवासी है और जिसे विदेशी के रूप में पहचाना गया है, को स्वयं को निबंधित करना होगा। ऐसा निबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। सभी देशों के लिए विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद से 10 वर्षों की अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच लेकिन इन 10 वर्षों के बीच की अवधि में से उसे भारत के नागरिक के समान ही अधिकार होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी कंडीशन की है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नागरिकता की समाप्ति।